नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कड़ी में हम लोग चलेंगे UGC नेट के अंतर्गत। ठीक है, UGC जो नेट होता है, ठीक, नेट के अंतर्गत जो हमारा पहला पेपर होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में चलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और बेल आइकन बटन क्लिक करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यानी कोई एक छात्र है और आपकी कक्षा में सही उत्तर नहीं देता तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। नंबर 1, छात्र को दुर्वचन कहकर इस बात का एहसास दिलाना। दूसरा, छात्रों को समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है। तीसरा, सही उत्तर देने के लिए किसी और छात्र को कहना। अगला है गलत उत्तर की उपेक्षा करना, अगले प्रश्न पर आना। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है, हम लोग क्या करेंगे, छात्र को समझाएंगे कि वह उत्तर गलत क्यों दे रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, शिक्षण सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। जो शिक्षण सिद्धांत है उसको समझना आवश्यक है। कैसे? ऑप्शन देखेंगे। प्रभावी शिक्षण के लिए, पाठ्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान है। अधिगम का प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, दोनों ए और बी, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों तीसरे का उत्तर क्या है। तो यहाँ जो दोस्तों तीसरे का उत्तर है, दोनों है ए बी दोनों, यानी अधिगम का प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान, ये कक्षा शिक्षण के आधारभूत प्रतिमान है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सूक्ष्म शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है। यानी जो माइक्रो टीचिंग होती है वो सबसे अधिक प्रभावी कब होती है। देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा। शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान, शिक्षण अभ्यास के दौरान, या शिक्षण अभ्यास के बाद, या सदैव। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर है दोस्तों पहला है। ठीक है, कि शिक्षण अभ्यास की जो तैयारी के दौरान जो माइक्रो टीचिंग की जाती है, जिसको हम लोग सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, इसके अंतर्गत आपको पता ही है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, खंड वाइज अपने पाठ्यक्रम को तैयार करते हैं और अध्यापन कार्य कराते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। सतत और व्यापक मूल्यांकन, संतात परीक्षा, छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को संभाल कर रखना, या सेमेस्टर प्रणाली मूल्यांकन। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये बात कही गई है कि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होता रहना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, कह रहा है अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर दीजिए दोस्तों। तो जो अनुसंधान किया जाता है वो पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान की खोज करने के लिए, और ज्ञान के बीच के अंतराल को पूरा करने के लिए, और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे दोस्तों चौथा वाला आंसर आपका सही है, उपयुक्त सभी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एक श्रेष्ठ सिद्धांत यानी ए ग्रैंड थ्योरी क्या होती है। अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करता है, यानी इंटर रिलेशनशिप। दूसरा कह रहा है अत्यधिक अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है। तीसरा अध्यापन विषय यानी डिस्क्रिप्शन में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, या चौथा उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों, यानी एक श्रेष्ठ सिद्धांत यानी ग्रैंड थ्योरी क्या होती है। तो होती है दोस्तों आंसर नंबर आपका
तीसरा सही है इसमें, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण होता है, उसे बोलते हैं एक श्रेष्ठ सिद्धांत। यानी जो अध्यापन विषय होता है उसमें घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण किया जाता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है। ठीक है, यानी नीचे जो दिया गया है कौन सा विचार है जो ज्ञान अनुभव से आता है बताता है। देखिएगा, बुद्धिवाद यानी रियलिज्म, और निगमनात्मक तर्क डिडक्टिव रीजन्स, और तर्क यानी लॉजिक, अनुभववाद यानी इम्प्रेशंस। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का क्या है कि ज्ञान अनुभव से आता है। तो ये दोस्तों है आपका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि अनुभववाद से ही संबंधित क्वेश्चन है आपके। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अनुसंधान यानी रिसर्च से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन क्या कह रहा है, यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है, या केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। अगला है, या व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है, या आविष्कार की एक यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो बताइए दोस्तों अनुसंधान क्या होता है। तो दोस्तों यह है एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है। यानी जो अच्छा एक अनुसंधान बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देखिएगा, समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटिव लिए गए हैं सारे प्रश्न। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, यानी अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है, तो सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना होता है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो यहाँ दोस्तों कह रहा है कि इंटरनेट पर, ठीक है, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है। मौखिक संचार है, गैर मौखिक संचार है, या समानांतर संचार है, या चर्चा ग्रेबियन संचार। ठीक है, तो बताइए दोस्तों, यानी इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप माना जाता है। तो दोस्तों माना जाता है वो समानांतर संचार। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संदेश के हस्तांतरण, ठीक है, प्राप्ति या प्रतिपुष्टि फीडबैक में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे क्या कहा जाता है। जो संदेश का हस्तांतरण होता है, लोग भेजते हैं, प्रतिपुष्टि आती है, उसमें जो बाधाएं होती हैं उस हस्तक्षेप को क्या कहा जाता है। प्रतिपुष्टि, फीड फॉरवर्ड, या चैनल, या शोर। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो कहा जाता है दोस्तों शोर। क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, संचार प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। जो संचार प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है। उल्लंघन, प्रतिपुष्टि, शोर, या परस्पर प्रभाव डालना। तो जो संचार प्रक्रिया में विघटन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है, शोर। यानी उस, क्योंकि हम पीछे देख चुके हैं ना, ठीक है, ये जो फीडबैक में बाधा डालता है या विघटन करता है तो उसे हम लोग शोर ही कहते हैं। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा, जब संचार इच्छानुरूप किया जाता है तो इसका क्या अभिप्राय है। ठीक है, जब कोई संचार इच्छानुसार किया जाता है तो उसका क्या अर्थ होता है वो देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन देखिएगा, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करता है। प्रभावी संचार सूचना के आधार पर कार्य करने की प्रक्रिया है। तीसरा कह रहा है कि वहीं वाणी संचार में हमें संसार की भावनाओं का पता चलता है। और चौथा कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बताइए दोस्तों क्या है। जब संचार इच्छानुरूप किया जाता है तो उसका क्या तात्पर्य, क्या अभिप्राय होता है। तो उसका अभिप्राय होता है दोस्तों प्रेषक, यानी आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, प्रेषक संदेश प्राप्तकर्ता के व्यवहार को इच्छानुरूप प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। यानी एक पर्सनल डायरी यानी रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। मध्यस्थता संचार का, मध्यस्थता या पारस्परिक संचार का, मध्यस्थता जनसंचार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है।
तो इसका दोस्तों सही उत्तर है मध्यस्थता, ठीक है, यानी मध्यस्थता संचार कहा जाता है, इसका उदाहरण है। आगे चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन देखिएगा, निर्देश देखिएगा, प्रश्न में तीन किसी न किसी प्रकार, ठीक है, प्रश्न में तीन किसी न किसी प्रकार से समान और एक ही समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन एक किसी न किसी प्रकार से इनके समूह में नहीं आता। ऐसे विकल्प को चिन्हित कीजिए। यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा समूह के अंतर्गत नहीं आता है आपको बताना है। उंगलियाँ, हथेलियाँ, घुटना या कलाई। तो बताइए दोस्तों ये क्या नहीं आता है। तो देखिए उंगलियां भी आती है, ठीक है, समूह में होती है, हथेलियां भी होती हैं, हथेलियां उंगली से जुड़ी होती है, कलाई भी होती है, जुड़ी होती है। आप देखिए कलाई के अंदर 2 हड्डी होती है, और एक घुटना है। घुटना क्या है, वो सीधा सा जुड़ा होता है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा होता है इस प्रकार, ठीक। आगे चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भाषा में क्रेडिन को, ठीक है, कुट भाषा में ये लिखा जाता है तो उस भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसे वीडियो को पोस्ट करके आप स्वयं हल कर लीजिए। तो इसका जो हम सही उत्तर है वो बता देते हैं। तो कहा जाता है दोस्तों ये, ठीक है, तीसरा है। आगे चलेंगे दोस्तों। तो यहाँ भी बच्चों, ठीक है, प्रश्न में से लापता अक्षर को पता लगाना है। देखिए QARRASSAT, ठीक है, TAU। तो इसका जो सही उत्तर है ये देख लीजिए आप, ठीक है, आपका ये लापता वर्ड है। तो इसको आप थोड़ा हल करिए आप स्वयं, ठीक है, आप नोट कॉपी पे करके हल करिए। अगर कोई समस्या होती है तो बताइए, इसको हल किया जाएगा। अगला देखिएगा, ठीक है, प्रश्न में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान और एक ही समूह का निर्माण करते हैं, लेकिन एक किसी न किसी प्रकार से उनके समूह में नहीं आता। ऐसे विकल्प को चिन्हित करना है। तो इसको बताइए दोस्तों क्या नहीं आता है। तो नहीं आता वो 68, ठीक है, 68 नहीं आता, ठीक, और सभी आते हैं। 25 में देखिएगा, इसमें भी मिसिंग नंबर है दोस्तों, पता लगाना है आपको, ठीक है। ये प्रश्न है आपके और यहाँ पे आपके आंसर है, ठीक है। आप इसको देखिए कैसे किस प्रकार। आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कह रहा है ऐसी प्रस्तावना जिसका आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी प्रस्तावना जिसका आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ीकरण होता है उसको क्या कहते हैं। बृहत पर संकल्पना या निष्कर्ष या न्याय संगता, क्या कहते हैं दोस्तों, बताना है आपको। तो कहते हैं दोस्तों उसको निष्कर्ष, क्या कहा जाता है, निष्कर्ष, ठीक है। अगला देखिएगा, ऐसा तर्क जो कि निष्कर्ष का समर्थन करता है, निम्नलिखित में से उसको क्या कहते हैं। निष्कर्ष, प्रस्तावना, अवधारणा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, अगले उसका उत्तर दीजिए। ऐसा तर्क वाक्य जो निष्कर्ष का समर्थन करता है निम्नलिखित में से उसको क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अवधारणा, ठीक है, क्या कहते हैं, अवधारणा। आगे चलेंगे दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए। क्षमा करिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रस्तावना, ठीक है, अवधारणा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि ऐसा तर्क वाक्य जो निष्कर्ष का समर्थन करता है। आप प्रस्तावना बनाएंगे तभी तो इसका निष्कर्ष समर्थन करेगा। तो आगे चलेंगे। अगला देखिएगा, आगमन एवं निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप हैं, ठीक है। विश्वास के, अवधारणा के, तर्क के या संकल्पना के। आगमन और निगमन जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो किसका मुख्य रूप है वो बताना है आपको। तो है वो तर्क के, किसके हैं, तर्क के या लॉजिक के। आगे चलेंगे। अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकल्पना, निष्कर्ष या संकेतार्थ सम्मेलन। तो उसे कहते हैं दोस्तों निष्कर्ष। क्या कहा जाता है, निष्कर्ष कहा जाता है। किसी भी तर्क के आधार पर जो अंतिम पहुंचते हैं तो उसे हम लोग मूल्यांकन या निष्कर्ष के अंतर्गत रखते हैं। अगला देखिएगा, एक तर्क जहां हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और
एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है? निगमात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क या सामान्य तर्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन देखिएगा, निगमनात्मक तर्क, आगमनात्मक तर्क, असामान्य तर्क या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? जहाँ एक तर्क जहाँ हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों आगमनात्मक तर्क। ठीक है, अरस्तु का जो सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं आगमनात्मक थ्योरी के। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? यानी एक आधुनिक कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है? LSI चिप का, वैक्यूम ट्यूब का, वाल्व का, उपयुक्त सभी। तो करता है वो, ठीक है, LSI चिप्स का। आपको बताना है दोस्तों LSI का फुल फॉर्म बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से संक्षेपक्षर जो ICT, ठीक है, ICT का फुल फॉर्म यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोलेड टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? तो जो दोस्तों ICT है, ठीक है, ICT का जो फुल फॉर्म है वो है आपका पहला है ऑप्शन देखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। 2-4 आते हैं फुल फॉर्म भी, आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी उपयुक्त परिभाषा है? ठीक है, देखिएगा, कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो सूचना पर प्रक्रिया करता है। अगला देखिएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक और गुणात्मक डेटा का प्रसारण करता है। आगे तीसरा कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्त कर सकता है और शीघ्रता से केवल मात्रात्मक डेटा का प्रसारण कर सकता है। चौथा कह रहा है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सूचना का भंडारण और पुनः प्राप्ति कर सकता है और शीघ्रता से केवल गुणात्मक डेटा का प्रसारण कर सकता है। इसका सही उत्तर बताना है दोस्तों, यानी कंप्यूटर की जो सही परिभाषा है वो है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है दोस्तों, जो क्या करता है, सूचना का भंडारण करता है, पुनः प्राप्त कर सकता है और शीघ्रता से मात्रात्मक गुणात्मक डेटा का प्रसारण भी कर सकता है। ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगर आप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करते हैं तो आइकन बटन पर क्लिक करके पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो भी जानकारियाँ आप ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे कर रहा है, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर का कौन सा अवयव यानी भाग नहीं है? तो ये दिया है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट यूनिट, उपयुक्त सभी। तो बताइए दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? कंप्यूटर के अंग के अंतर्गत नहीं आते। यहाँ पे दोस्तों अगर कंप्यूटर के कौन कौन से अवयव होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों CPU भी होता है, मेमोरी भी होता है, इनपुट और आउटपुट। इनपुट के अंतर्गत जैसे माउस है, ठीक है, माउस है, ठीक है, और आउटपुट के अंतर्गत जैसे मान लीजिए प्रिंटर है, ठीक, बहुत सारे हैं, प्रिंटर है, स्पीकर है, या आउटपुट ये समझ लीजिए जिससे जो चीज़ बाहर निकलता है और इनपुट जो अंदर जाता है, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी क्या है, कंप्यूटर के भाग के अंतर्गत आते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है? ICT सपोर्टेड एजुकेशन को, ICT इनेबल एजुकेशन को, ICT एजुकेशन को, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका सही उत्तर क्या है? ये पूछे गए प्रश्न हैं आपके, समझ लीजिए, जो UGC नेट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो दोस्तों है ICT सपोर्टेड एजुकेशन, ठीक है, इसको हम लोग मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं। आपने पीछे देखा ना, उसका फुल फॉर्म ICT का, ठीक है, वो सेम। आगे चलेंगे। आगे दोस्तों, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, यानी जो निम्नलिखित में से वायु प्रदूषक को मुख्य रूप से किसमें वर्गीकृत किया गया है?
पॉइंट स्रोत और गैर पॉइंट स्रोत में, प्राथमिक और माध्यमिक प्रदूषकों में, प्राकृतिक या मानव जनित प्रदूषकों में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है। जो है प्रदूषक को किस में बांटा गया है, तो बांटा गया हो दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक दोनों के अंतर्गत। ठीक है, प्राथमिक के अंतर्गत और माध्यमिक के अंतर्गत बांटा गया है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व है जिसने, ठीक है, वर्ष 1866 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी को सबसे पहले उपयोग एवं परिभाषित किया था। एच रेंटर ने यानी रेटरे महोदय ने, हैकल ने, चार्ल्स एटन ने, ओदूम ने। तो बताइए दोस्तों किसने किया था, यानी इकोलॉजी की जो शब्द है पारिस्थितिकी का पहला सबसे पहले यानी किसने परिभाषित किया था वो बताना है आपको। तो किया था दोस्तों ने हैकल ने। ठीक है, किसने किया था, हैकल ने। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, प्राथमिक वायु प्रदूषक और माध्यमिक वायु प्रदूषक के बीच में मुख्य अंतर क्या है। तो ऑप्शन देखिएगा, प्राथमिक वायु प्रदूषक पानी के अणुओं में शामिल होते हैं जबकि माध्यमिक प्रदूषक नहीं होते। दूसरा कह रहा है प्राथमिक वायु प्रदूषक प्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव डालते हैं। तीसरा कह रहा है प्राथमिक वायु प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया से उत्सर्जित होते हैं जबकि माध्यमिक प्रदूषक वातावरण में रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। चौथा कह रहा है कि प्राथमिक वायु प्रदूषक सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित होते हैं जबकि माध्यमिक वायु प्रदूषक ऐसा नहीं होते। तो आपको दोस्तों बताना है, इसके बीच अंतर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों है तीसरा। ठीक है, प्राथमिक वायु प्रदूषक सीधे एक प्रक्रिया है से उत्सर्जित होते हैं जबकि माध्यमिक वातावरण में रासायनिक प्रक्रियाओं से उत्सर्जित होते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था। तो जो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र है आप ये ध्यान रखिएगा, इकोलॉजी सिस्टम्स। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, आर्थर टॉन्सले ने, आल गोर ने, अर्नेनीस सावंते ने, मोविसियस ने। तो बताइए इसका सही दोस्तों क्या है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है। तो किया गया था आर्थर टॉन्सले के द्वारा। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने संसदीय अधिनियम द्वारा धारा, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। यूजीसी की स्थापना की बात कर रहा है, तो किया गया था 1953 के अंतर्गत। जो सरकार ने संसदीय अधिनियम धारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत की थी। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन स्थापित किया गया। 1996 में, 1988 में, 1999 में या 2000। तो बताइए दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब स्थापित किया गया था। तो किया गया था दोस्तों 1988 में। कब किया गया था, 1988 में। आपको बताना है किसके समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर पर मुख्य प्रबंधक निकाय कौन सा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब इसका नाम दोस्तों बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत इसका नाम बदल दिया गया है। ठीक, ये तीसरा कह रहा है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी आईआईटी। और अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। तो जो भारत में शिक्षा के तृतीयक स्तर के मुख्य प्रबंधक निकाय हैं वो कौन से हैं, इसमें आपको बताने हैं। तो है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम लोग यूजीसी कहते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। आगे चलेंगे, अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कौन से अवयव हैं। केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो बताइए दोस्तों कौन से अवयव हैं, यानी भारतीय संसद किससे मिलकर बनती है। वो है बनती है लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है जो हमारी भारतीय संसद है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रकार की व्यवस्था को आधुनिक राज्य के रूप में वर्णित किया जाता है। पुलिस राज्य,
कल्याणकारी राज्य, आ हस्तक्षेप नीति वाला राज्य या निरंकुश राज्य। तो बताइए दोस्तों, जो आधुनिक राज्य के रूप किसको वर्णित करता है? तो करता है दोस्तों कल्याणकारी राज्य के रूप में। तो ये दोस्तों हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या हुई है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।